JSW लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है, क्या करें? गिरता ही जा रहा है। इन्होंने लिखा नहीं JSW कौन सा वाला है। उम्मीद कर रहा हूँ इंफ्रा की ही बात कर रहे होंगे। क्या किया जाए? बिल्कुल सर, वीकली चार्ट पे हैमर बनने की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है, 261 का मेजर सपोर्ट हिट हुआ है। तो प्राइमा फेसी जो इंडिकेशन चाहिए था वो कल बना है, बट आई वुड लाइक टू सी इट डेवलप मोर। इस जोन में मूविंग एवरेज न्यूट्रलाइज होने के बाद फ्रेश बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर इन्वेस्टर हैं तो एक्यूमुलेट करते रहिए, क्योंकि जब तक मूविंग एवरेज न्यूट्रलाइज होंगे 290 पे मिलेगा आपको। तो अगर डिस्काउंटेड प्राइस में चाहिए तो फिर यहीं लीजिए, अगर कंफर्म्ड ट्रेंड आने के बाद चाहिए तो फिर महंगा मिलेगा। ओके। राहुल जी पूछ रहे हैं कि यूनाइटेड ब्रिवरीज आजकल ले रहे हो क्या? मतलब लेने लायक सिचुएशन में आ गया है क्या? नहीं सर, यूनाइटेड ब्रिवरेज अभी लेने लायक सिचुएशन में आया नहीं है। नीचे में शायद 1400 रुपए के आसपास मिलेगा। लेना ही है तो यूनाइटेड स्पिरिट ज्यादा अच्छा है अभी। इन्वेस्ट ट्रेडर्स के टारगेट कंप्लीट हुए हैं, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी एक्यूमुलेशन जोन है। ट्रेडर्स के लिए दोबारा 1489 का ब्रेकआउट बनेगा तो फिर ट्रेडर्स के लिए एक मौका बनेगा गैप फिल 1550 तक का प्ले करने के लिए। चलिए, रविकांत गुप्ता साहब पूछ रहे हैं कि पीबी फिनटेक शॉर्ट टर्म के लिए क्या व्यू है आपका? 195 रुपए पे, 1950 पे खरीदारी है इनकी। अभी नहीं करना चाहिए सर, अभी पीवी फिनटेक में या इसमें नहीं करना चाहिए। हालांकि पीवी फिनटेक पिछले 5 दिन में अच्छी मूव दिया है, बट प्रॉब्लम यह है कि वॉल्यूम नहीं है। और आपको याद होगा बीईएल बिना वॉल्यूम के बेस बना और ब्रेकआउट बना और अब नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है। तो एटलीस्ट इंस्टीट्यूशन कैंडल्स आने दीजिए। स्ट्रक्चर स्टॉक का बहुत अच्छा है, मिड कैप स्मॉल कैप की तेजी में ये ऑल टाइम हाई प्लस एक्सटेंशन बनाएगा। बट प्रीएम्प्टिव एंट्री नहीं लेना है, माहौल सुधरने दीजिए, स्टॉक को वॉच लिस्ट में बनाए रखिए। शशि भूषण जी पूछ रहे हैं कि जूनिपर होटल 270 रुपए के दाम पे खरीदारी है, यहां क्या करें? जूनिपर अगर आपके समय है आपके पास लॉन्ग टर्म का, तो आपको जूनिपर होटल होल्ड करना चाहिए। 398 का टारगेट बनता है और वीकली चार्ट पे डबल बॉटम बन रहा है। करंट वीक की कैंडल अभी तक जो बनी है वो हैमर बनी है, तो प्रोबेबली फ्राइडे होते होते अगर 242 246 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई तो बेहतरीन कंफर्मेशन हो जाएगा। डबल बॉटम की नेकलाइन 345 पे है, 345 398 खुलेगा। ट्रेडर काउंटर नहीं है, इन्वेस्टर काउंटर है। इन्वेस्टमेंट के लिए डिस्काउंटेड प्राइस है, लेके छोड़ दीजिए, 2-3 साल में बढ़िया पैसा कमा लेंगे। ठीक है, तो एक राय आपको दी गई है जूनिपर होटल के रेफरेंस में भी। एक इंटरेस्टिंग सवाल है सुशील जी का कि ये कप का हैंडल क्यों बनता है? ये बिना हैंडल वाला कप नहीं हो सकता क्या? कप का हैंडल क्यों चाहिए? और एक हैंडल क्यों है? दो हैंडल नहीं हो सकते क्या? ये मेरा भी सवाल है। और ऐसा क्या एग्जैक्ट रीजन है? साथ ही साथ हमेशा हैंडल के टाइम पे प्राइस नीचे क्यों आ जाता है, वो भी ये पूछ रहे हैं। सर बिना हैंडल के सॉसर पैटर्न होता है, हैंडल बनता है तो कप एंड हैंडल बनता है। एक से ज्यादा हैंडल बनने लगते हैं तो उसको वीसीपी कहते हैं। नाम याद रखने की इतनी जरूरत नहीं होती है। बेसिकली रेजिस्टेंस के पास अगर टाइटनेस है, हर पैटर्न में यही चीज कॉमन है, चाहे वो फ्लैग देख लीजिए, इनवर्स हेड एंड शोल्डर देख लीजिए, सॉसर देख लीजिए, रेक्टेंगल देख लीजिए, कोई भी नेकलाइन रेजिस्टेंस के पास अगर टाइटनेस है तो फिर टाइटनेस का ब्रेकआउट बाई करना है। पैटर्न पीछे कुछ भी हो सकता है। अच्छे पैटर्न जो चलते हैं वो फ्लैग, कप एंड हैंडल, वीसीपी, इनमें से जब ब्रेकआउट आता है तो मूव बड़ी स्ट्रांग आती है। इसलिए मेरे को ये तीन पैटर्न पसंद है। एक बात बताओ, ये जैन साहब, ये कप कभी उल्टा भी हो जाता है क्या? विक्रम सोलार में है सर, विक्रम सोलार अगर आप देखेंगे तो इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न है या इनवर्स आईपीओ बेस ब्रेकआउट है। और ये कटोरा जो रहता है, जो सॉसर पैटर्न है, वो भी उल्टा हो जाता है क्या? बिल्कुल होता है सर, राउंडिंग टॉप कहते हैं उसको, जो जनरली लार्ज कैप्स में डिस्ट्रीब्यूशन में बनता है। मिड कैप स्मॉल कैप में तो बाइंग क्लाइमेक्स बनता है, लार्ज कैप में राउंडिंग बॉटम राउंडिंग टॉप बनता है। चलो खैर, कभी ट्यूशन लूंगा आपसे इसके ऊपर। अभी तो कुछ खास समझ में आता नहीं ज़्यादा। एनीवेज, एक विद्या जी का सवाल आया पूछने की रिलायंस को बाय कर सकते हैं क्या, या वेट करना चाहिए? देखिए रिलायंस मैंने अभी चार्ट खोला ही था आपको यही राउंडिंग टॉप का एग्जांपल देने के लिए। रिलायंस 3 जून 2024 से लेके आप 30 सितंबर 2024 तक का पैटर्न देखेंगे तो राउंडिंग टॉप था। गैप के साथ उसका ब्रेकडाउन आया था 1445 पे, और लो बना था उसका 1114। उसके बाद से फिर वहां पे वही बॉक्स लो फेल हुआ तो फिर बॉक्स हाई 1600 रुपए के आसपास आ गया है, और अब 2000 से 2200 जा सकता है। मैं रोज ही रिलायंस में ट्रेड करता हूँ, आज भी मैंने कवर्ड कॉल्स बेचे हैं अपनी होल्डिंग्स के अगेंस्ट।
तो मैं इस पे बाई सेल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ मेरे पास रखा हुआ है, मुझे 2000 से 2200 दिख रहा है सामने कवर्ड कॉल्स राइट करके। मैं ब्याज का पैसा अंदर करता रहता हूँ, मेरा रोज ही उसमें कोई ना कोई ट्रेड होता है एडजस्टमेंट के लिए, तो मैं बाई सेल की सलाह नहीं दे पाऊंगा। ओके, शौर्य साहब ने एक सवाल पूछा है, ये ट्रेवल फूड सर्विसेज के शेयर लेकर बैठे हैं 1090 रुपए के दाम पे, और तिलक नगर इंडस्ट्रीज 480 रुपए के दाम पे। क्या करना चाहिए इन दोनों में? तो ट्रैवल फूड में 1230 का स्विंग लो स्वीप हुआ है, पुल बैक दे सकता है, बट इवेंचुअली अगर 1230 निकला तो लंबी डाउनसाइड खुलेगी। बाइंग जैसा कोई स्ट्रक्चर स्टॉक में है नहीं, बाइंग की सोच रहे हैं तो अवॉइड कर दीजिए। तिलक नगर इंडस्ट्री 435 टूटा तो फिर वर्टिकल डाउन मूव खुलेगी लगभग 374 तक, 374 के आसपास प्रिसाइज लेवल है आपका 376 का, 376 तक की डाउनसाइड खुल जाएगी अगर 435 टूटा तो। ओके, तो 435 टूटा तो 373 तक की डाउनसाइड खुलते हुए दिखाई पड़ सकती है तिलक नगर इंडस्ट्रीज के रेफरेंस में भी। एयू बैंक ज्योति जी के पास है, इन्होंने 295 रुपए के दाम पे लिया हुआ है। इसकी वो एफआई लिमिट भी बढ़ा दी गई है, 75% की गई है, आज 3% ऊपर है। क्या किया जाए? तो थर्ड मंथ तो फोर्थ मंथ तो अप मूव है, 785 का ब्रेकआउट था, 1050 का टारगेट था, 1050 तक मिल जाएगा। फ्रेश बाइंग के लिए आप थोड़ा लेट हो चुके हैं, जिनके पास है, जिन्होंने ये ब्रेकआउट प्ले किया है 787 के अराउंड का, आपके लिए अपडेटेड स्टॉप लॉस 937 का है। 937 निकले तो अपनी प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कीजिए, या 1050 पे सवाल पूछ लीजिए। फ्रेश बाइंग वालों के लिए एक्सट्रीमली लेट हो चुका है। ओके, तो नई खरीदारी के लिए अभी फिलहाल लेट हो चुका है, ये आपको एक राय दी गई है। अब अनवर शेख साहब पूछ रहे हैं कि इनका जो बेटा है वो 4 साल के लिए है, 4 साल का है, और 4 साल के बेटे के लिए कोई स्मॉल कैप फंड ढूंढ रहे हैं या सिल्वर और गोल्ड फंड पूछ रहे हैं। कोई है क्या आपके दिमाग में? तो सिल्वर एंड गोल्ड लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, ट्रेड करके निकल जाइए। बहुत बेहतरीन है, 88 रुपए से जो लिया, 145 163 पे बेचा, फिर डिप पे ऐड किया, अब 180 83 में बेच रहे हैं। सिल्वर गुड फॉर ट्रेडिंग, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर 4 साल का बच्चा है और मैं मान के चल रहा हूँ 20 साल का समय, तो आईसीआईसीआई, निपॉन या बिरला कोई भी स्मॉल कैप फंड पकड़ के उसमें एसआईपी चालू कर दीजिए। ओके, तो कोई भी स्मॉल कैप पकड़िए और उसके अंदर निवेश चालू कर दीजिए, ये आपको एक राय दी गई है स्मॉल कैप फंड के रेफरेंस में भी। आप बहुत सेफ खेलना चाह रहे हैं तो स्मॉल कैप के अलावा फ्लेक्सी कैप भी फर्दर ऐड कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा नाम हो सकता है। आयरेडा के शेयर 209 रुपए के दाम पर हैं, अब क्या करना चाहिए इसके अंदर? एडा 140 टूटा है, 121 आते हुए दिख रहा है। यहाँ से एडा से निकल के किसी मूविंग काउंटर में 1 1.5 साल के लिए चले जाइए, जब तक ये ब्लू टैक्सी वाला जो हुआ था वो एब्जॉर्ब नहीं कर लेता है। बाइंग इसमें बनेगी नहीं, बहुत महंगा सस्ता आपको एक आध साल बाद इसी रेट के आसपास मिल जाएगा। साथ ही साथ एक और सवाल आया है, रेलवे खरीदने का सही टाइम कब होगा? ये जैद अली साहब पूछ रहे हैं, आप इसमें कब सही समय देख रहे हो? सर रेलवे में 2024 मिड में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, 2018 वाला बाइंग क्लाइमेक्स एचईजी आज तक बाइंग का सही समय नहीं बना है। तो उस हिसाब से अगर मैं जोड़ लूं तो 7 साल तो एवरेज लगता ही है, तो अगले 7 साल तो नहीं ही बनेगा, बल्कि अभी डाउनसाइड भी नहीं कंप्लीट हुई है। तो कब तक उम्मीद लग रही है आपको? अगले 5 7 साल तो नहीं लग रही सर। तो एक राय आपको दी गई है, अगले कुछ साल तक तो रेलवे का समय नहीं आ रहा, उसको आप जरूर देखिएगा। शशि भूषण साहब पूछ रहे हैं कि नायका इनके पास है 243 रुपए के दाम पर, यहां क्या करना चाहिए? 225 का आईपीओ बेस ब्रेकआउट है, 315 रुपए जाना है। किसी भी तरह की डिप मिलती है, कंसोलिडेशन मिलती है तो ऐड कीजिए। इन शॉर्ट जब बाइंग स्ट्रक्चर बने या लिक्विडिटी स्वीप हो तब बाइंग बनेगी, जो अभी दोनों केस में नहीं हो रहा है। अगर आप इन्वेस्टर हैं फिलहाल 241 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए। 225 का जो ब्रेकआउट था उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 241 हो गया है। नहीं टूटता है तो धीरे धीरे 315 चला जाएगा, टूटता है तो फिर नए स्ट्रक्चर का वेट करेंगे, उसके बाद बाई करेंगे, क्योंकि 145 हफ्ते का आईपीओ बेस ब्रेकआउट है, जल्दी गिव अप तो नहीं करेगा स्टॉक। एक और इंटरेस्टिंग सवाल आया हुआ है, जैन साहब, वैभव यादव साहब पूछ रहे हैं कि क्या 50,000 रुपए में ट्रेडिंग की जा सकती है? आप क्या राय रखते हो? अच्छा, ट्रेडिंग 5,000 में भी की जा सकती है, 50,000 में भी की जा सकती है, और 5 करोड़ में भी नहीं की जा सकती है। ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल से ज्यादा आपका रिस्क मैनेजमेंट काम आता है। 0.25% ऑफ द कैपिटल रिस्क लेनी है पर ट्रेड।
जब अच्छा माहौल है तो 1% स्ट्रेच करना है, जब बहुत अच्छा माहौल है और अच्छे ब्रेकआउट्स फ्लैग के बन रहे हैं थोड़ा सा उसको बढ़ा के 1.5 या 2% कर लीजिए। तो माहौल के हिसाब से अपनी रिस्क मैनेजमेंट एडजस्ट करते रहिए। लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर लेंगे तो पैसा कमा लेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप 50,000 कैपिटल से कर रहे हैं कि 5 लाख से कर रहे हैं। फर्क इससे पड़ता है आप रिस्क मैनेजमेंट कितना अच्छा कर रहे हैं। हम्म, तो एक वैभव साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है और आप ट्रेडिंग करने की इच्छा रखते हैं तो आपको अपना रिस्क मेंटेन करके रखना होगा और लीवरेज में मत जाइएगा। लीवरेज सबसे बड़ा रिस्क होता है बाजार में, क्योंकि आप अपना रिस्क एक्सपोज करते चले जाते हैं। यानी 50,000 रुपये में आपको लगेगा कि मैं MTF लेके 1.5 लाख में सौदा मार लूँ, ऐसा मत करिएगा। किसी दिन वाइप आउट आया तो कैपिटल भी चला जाएगा। सो ये चीज़ों का ध्यान रखिए और उसके हिसाब से ही कैलकुलेट करिएगा। कुछ और सवालों में एक सवाल हमारे पास आया हुआ है निष्ठा जी का। वो पूछ रहे हैं कि क्या मिड कैप ETF या मफांग ETF को एक्यूमुलेट करना चाहिए यहाँ पे? मफांग एक्यूमुलेट कर सकते हैं सर मफांग में, लेकिन फिर स्टॉप लॉस ले लीजिए 169 का। और आई वुड से कि आप विदेशी चक्रों में फंस के खराब होने की जगह आप इस समय अगर ETF ही प्ले करना है तो आई वुड ब्लाइंडली बाई स्मॉल कैप ETF या मिड कैप ETF, और डिप्स पे मैं ऐड करता जाऊंगा। जैसे ही रिवर्सल बनेगा मैं बहुत जल्दी नहीं बेचूंगा, क्योंकि जब भी यहां से रिवर्सल बनेगा एटलीस्ट 20% अपसाइड ऑन स्मॉल कैप इंडेक्स बनेगा। मैं हर डिप में ETF सिर्फ ऐड करता जाऊंगा, बेचने की सोचूंगा भी नहीं अगर मैं ETF प्लेयर होता तो। ओके। जावेद अख्तर साहब पूछ रहे हैं, पता नहीं है शायद वही जावेद अख्तर साहब हैं, दूसरे जावेद अख्तर साहब हैं, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि प्रिंस पाइप में क्या करना चाहिए इन्हें? प्रिंस पाइप में नीचे गैप फिलिंग का टारगेट था अपना 251 247। वो कल परसों दोनों दिन टेस्ट हुआ है। मे भी चूंकि 50 डे मूविंग एवरेज 300 पे छूटा है और ये 250 पे है, यानी 20% दूर है अपने लगभग 50 डे मूविंग एवरेज से। तो एक पुल बैक 279 287 जोन तक आ सकता है। इवेंचुअली जब 245 के नीचे क्लोज करेगा बड़ी डाउनसाइड खुल जाएगी IPO हाई 193 तक। कोफोर्ज में अभिषेक झा साहब नया निवेश करने की इच्छा रख रहे हैं, क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? कोफोर्ज तो मेरे को इनमें समवेयर अराउंड मिड टू लार्ज कैप में आ जाएगा, बट मेरा IT में कुफोर्ज कहीं से भी टॉपिक नहीं है। केवल स्ट्रक्चर पे बता दे रहा हूँ, वीकली चार्ट पे स्ट्रक्चरली 49 वीक्स का कप कैंडल था और बिल्कुल नेकलाइन से पलटा है। 1978 के अराउंड नेकलाइन था, वहीं से पलटा है। 1978 2000 इन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग पे भले ही ये स्टॉक अच्छा हो जाए, बट आई वुड सजेस्ट कि इतना टर्मोइल है और अगले 3 साल अभी फूफा जी को गद्दी पे बैठना है। कोई दिन चावल पे बोल देंगे, कोई दिन IT पे बोल देंगे, कोई दिन दाल पे बोल देंगे। तो अब तो वो मतलब पेट पे लात मारने पे आ गए हैं। तो मैं इन सेक्टर से थोड़ा सा या तो दूर रहूंगा या लार्ज कैप में रहूंगा। तो IT मेरे वही 4-5 लार्ज कैप वाले हैं, मैं वहीं तक सीमित रहना चाहूंगा। ओके। चलिए एक लास्ट सवाल और लेते हैं विकास प्रधान साहब का। ये पूछ रहे हैं इटर्नल और BSC दोनों के लिए कोई बाइंग जोन आप बता दीजिए इन्हें। तो इटर्नल में तो कोई भी बाइंग जोन नहीं है, मेरे को नीचे आते हुए दिख रहा है 252। एंड अगर 201 भी आ जाता है तो मेरे को कोई सरप्राइज नहीं होगा। 286 मेजर सपोर्ट है, इवेंचुअली ये लेवल टूटेगा। तो मेरे को इटर्नल में तो कोई भी नहीं दिख रहा। BSC फिफ्थ बेस है, मैं बार बार मना कर रहा हूँ कि मैं नहीं करता फिफ्थ बेस। अगर आपको करना है तो 2700 के स्टॉप लॉस से कर सकते थे, जो कि टूटता हुआ दिख रहा है। इन एनी केस 50 डे मूविंग एवरेज 2600 के नीचे क्लोज किया, बहुत तेजी से 2385 और 2038 तक स्लाइड कर सकता है। BSC का अमूमन समय निकल चुका है। अगर यहाँ से 3000 जाता भी है तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। गया भी तो बहुत स्लगिश प्राइस एक्शन के साथ जाएगा, क्योंकि फिफ्थ बेस है। तो थोड़ा सा स्टैन विंस्टीन अगर आप पढ़ लेंगे आपको पता होगा थर्ड बेस के बाद पैसे कमाने की पॉसिबिलिटी घटती जाती है। चलिए, तो ये सारे वो सवाल। अच्छा, ये इटर्नल में भी यही राय है क्या आपकी? इटर्नल में तो बिल्कुल कोई राय नहीं सर, मैं तो बाई बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। मेरे को नीचे समवेयर अराउंड 201 अगर आता है तो मेरे को बहुत कोई सरप्राइज नहीं होगा।
जैन साहब क्या चुना आज आपने? सर फिलहाल तो देखिए, इसमें श्रीराम फिन में थोड़ी सी अपमूव आ रही है। एक बार श्रीराम फिन 30 40 50 रुपए के मूव के लिए आप जरूर प्ले कर सकते हैं। श्रीराम फाइनेंस यहाँ से 30 40 रुपए का आपको अपमूव मिल सकता है। 821 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है पुराने वाले ब्रेकआउट का। 714 पे जो ब्रेकआउट है उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 821 है। तो नए अगर परचेज कर रहे हैं तो उसका भी स्टॉप लॉस 821 ही रहेगा, क्योंकि वो निकला तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी 773 तक। तो 821 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस लगाइए। यहाँ से अगर चलता है स्टॉक 856 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, वो निकलता है तो 880 रुपए तक की अपसाइड मिलनी चाहिए। तो श्रीराम फाइनेंस 880 तक की अपसाइड मैक्सिमम टाइम पे यहाँ पे खुलते हुए दिखाई पड़ सकती है। जैन साहब आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर आपकी तरफ से? सर वही अदानी ग्रीन, रिलायंस, ये दोनों आज डिस्कस हुए हैं मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में। बाकी जो सलाह आपको दी है वही सबको दी है, तो कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल अब हेलो मनी 9 को यहीं समेटेंगे। एक बार ये श्रीराम फाइनेंस फिर से देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉसेज हैं। 880 रुपये के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। जैन साहब की तरफ से राय है 821 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है।